मंदिरों से मांगी है दुआएं कि मेरी खुशियां तुम्हें मिल जाएं। मेरी जिंदगी से तुम जी लो और तेरी मौत से हम मर जाएं। कितना खूबसूरत सा ये एक पंक्ति है जिसके माध्यम से हम आपसे आज एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं कि जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे, आपकी भी आंखें भर आएंगी। दोस्तों, आज जहाँ रिश्तों का खून हो रहा है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, लोग एक दूसरे को धोखा देने से बाज नहीं आ रहे हैं, जहाँ हर रिश्ते में छल और कपट है, वहीं आज की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। मेरा विश्वास कीजिएगा। और अगर आप भावुक ना हुए तो इसी कमेंट में आकर मुझे 4 बातें सुना देना। तो आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से एक सविनय निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक पत्नी थी जो अपने ही मुर्दा पति के साथ रोज सोती थी और हर रोज उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करती थी और उसके बगल में ही सो जाती थी और सुबह उठकर उसके सारे कपड़े बदलती थी, उसे पोंछ कर फिर से नए कपड़े पहनाती थी और फिर से गंगा जल छिड़क कर अपने कामों में लग जाती थी। फिर एक दिन एक रात ऐसा होता है कि इस बात को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप वास्तव में कह उठेंगे कि दुनिया में इस तरह के भी रिश्ते होते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस सच्ची घटना को। तो दोस्तों, ये घटना है कानपुर के रावतपुर इलाके की। जी हाँ, रावतपुर इलाके में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक लड़का था जिसका नाम था दीक्षित। वो अपने पास की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेखा था उससे प्यार करने लगता है। दोनों के बीच जब इस प्रेम संबंध की कहानी शुरू होती है तो जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। अब दोनों के आसपास की जानने वालों को और दोनों के घर वालों को भी इस रिश्ते की जानकारी हो जाती है। अमूमन जैसा होता है कि घर वाले विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों की ही शादी होने की बात चलने लगती है और दोनों के घर वाले एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त ये होती है कि लड़का कुछ करने लगे, क्योंकि लड़के के पास अभी कोई जॉब नहीं थी। लड़के ने भी बहुत मेहनत की और उसकी सिलेक्शन एक बैंक में हो गई और अब एक बेरोजगार लड़का एक बैंक का अच्छा कर्मचारी बन चुका था। अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये शादी अच्छे तरीके से संपन्न हो गई और दोनों ही घरों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। यहीं से कहानी का एक मोड़ बदलता है जब उस लड़के का सिलेक्शन होने के बाद उसकी जॉब का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है, या यूं कहें कि दूसरे जिले में हो जाता है। तो ये जो लड़की थी रेखा, इसका पति दीक्षित अपनी पत्नी को लेकर अपने ही घर में रह रहा था जहां उसके बुजुर्ग माता पिता भी रहते थे। तो होता यूं है कि जब उस लड़की का सिलेक्शन एक बैंक में हो जाता है तो वहां उस जॉब को ज्वाइन करने के लिए इस लड़के को अपना गांव छोड़ना पड़ता है। अब अपने गांव को छोड़ने के समय इसकी मन में बहुत दुविधा थी। ये अपने माता पिता से बोलता है कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए, आप लोग गांव में अकेले क्या करेंगे। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम चले जाओ और अपनी पत्नी रेखा को भी साथ लेकर चले जाओ, क्योंकि हम लोग अब बुजुर्ग हो चुके हैं और हमारा अब शहर में मन नहीं लगेगा, वहाँ के तौर तरीके हमें पसंद नहीं आएंगे और हमारा ये घर वीरान पड़ा रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी इसी मिट्टी में ही आखिरी सांस निकले। तो तुम शहर चले जाओ और वहाँ अपनी पत्नी को भी ले जाओ और अच्छी जॉब करो। अब मजबूरी है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर दीक्षित भी सोचता है कि ठीक है, बाद में अपनी ट्रांसफर इसी गांव के पास करा लूंगा, और ऐसा सोचकर वो अपनी पत्नी रेखा को लेकर शहर चला जाता है। यहाँ शहर में दीक्षित ने एक छोटा सा घर अपने पैसों से और बैंक में काम करने के लिहाज से बैंक फाइनेंस करवा करके उसने एक छोटा सा घर ले लिया, जहाँ पति और पत्नी दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। क्योंकि ये घर छोटा था और शहर से थोड़ी दूरी पर था और ये घर जहाँ था वहां पर बस्ती नहीं थी और ये घर एक सुनसान, एक वीरान इलाके में था। तो ऐसे में लोगों का आना जाना उस तरफ बहुत कम ही होता था। इन लोगों का भी यही सोचना था कि यहाँ बस एक जिंदगी काटनी है और बाद में यहाँ पर घनी आबादी हो जाएगी। तो दोस्तों, होता यूं है कि दोनों ही अपने अपने काम पर निकल जाते थे और शाम को घर आ जाते थे। कुछ समय के बाद रेखा ने काम छोड़ दिया और घर को ही संभालने लगी।
इधर दीक्षित अपने बैंक के काम में मशगूल रहता था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। धीरे धीरे करके 5 साल का वक्त बीत गया। अब यहीं से कहानी का मोड़ बदलता है। एक बार जब दीक्षित बैंक के काम से किसी पास के क्षेत्र में गया था, तो उसके बाद उसे आने में काफी देर होने लगती है। इस बात को सोचकर उसकी पत्नी रेखा ये सोचती है कि दीक्षित बाद में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दीक्षित रात भर भी नहीं आता है। इधर जब रात भर दीक्षित नहीं आता है तो उसकी पत्नी बेहद परेशान हो जाती है। उसके मोबाइल पर दनादन फोन करना शुरू करती है, लेकिन दीक्षित का फोन नहीं लग रहा होता है। इसके बाद रेखा रात भर किसी परेशानी में, ऊहापोह की स्थिति में बहुत चिंतित होकर सो जाती है। सुबह उठने के बाद जब सुबह तक दीक्षित घर नहीं आता है और उसका कोई फोन भी नहीं आता है, तो दीक्षित की पत्नी रेखा बेहद परेशान हो जाती है। और इधर अब बैंक वालों का भी फोन आने लगता है कि दीक्षित अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया, और क्या बात है, दीक्षित बैंक के काम से गया था और अब तक वापस नहीं आया। उसने कोई रिपोर्ट भी नहीं दी, कोई सूचना भी नहीं है। इधर बैंक वाले और रेखा दोनों ही बराबर दीक्षित को फोन कर रहे थे, लेकिन दीक्षित का फोन लग नहीं रहा था। और कुछ समय के बाद दीक्षित का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। अब चूंकि घटना की गंभीरता को देखते हुए दीक्षित की पत्नी रेखा बहुत परेशान हो चुकी थी, तो इस परेशानी के आलम में और बैंक के कर्मचारियों के भी जवाब ना मिलने से रेखा घबराने लगती है और पास के ही नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। और वो ये बताती है कि उसका पति दीक्षित कल बैंक के काम से बाहर गया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा है। पहले भी घटना की गंभीरता को देखते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और पुलिस वाले दीक्षित की तलाश करने लगते हैं। इसके बाद ये पता चलता है कि झाड़ियों के पास एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। पुलिस इस बात को सुनकर तुरंत ही उस मौके पर जाती है, जहां उसे एक व्यक्ति की बेहोशी अवस्था में एक बॉडी पड़ी मिलती है। पुलिस तुरंत ही रेखा को वहां बुलाती है और शिनाख्त करने के लिए कहती है। रेखा जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है, वो दहाड़ी मारकर रोने लगती है। वो कोई और नहीं, उसी का पति दीक्षित था। पुलिस से ये कहती है कि मेरा पति बेहोश है, इसे होश नहीं आ रहा है, लगता है ये कोमा में चला गया है, इसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। और पुलिस भी ऐसा ही समझकर तुरंत उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहां उस व्यक्ति को देखकर डॉक्टर ये बताते हैं कि इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। और कुछ समय बाद ये पता चलता है कि ये व्यक्ति मर चुका है। लेकिन रेखा इस बात को किसी से नहीं कहती है और वो ये सोचती है कि इसका पति अभी भी कोमा में ही है। और वो अपने पति को लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर एम्बुलेंस में रखकर अपने घर वापस आ जाती है, जहां कोई नहीं होता है। अब यहाँ रेखा उस अपने पति की, जो मृत हो चुका था, उसकी ये समझकर देखभाल सेवा टहल करना शुरू कर देती है कि इसका पति दीक्षित अभी बेहोश है और जाने कब उसे होश आ जाएगा। इधर रेखा अपने ससुराल में भी फोन कर देती है और अपने बुजुर्ग माँ बाप से ये कहती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पति अब बेहोश हो चुके हैं, तो आप लोग आकर इन्हें मिल आइए। दीक्षित के बुजुर्ग माता पिता भी भागे भागे शहर आते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि इसका पति कुछ बोल नहीं रहा है और काफी बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है। जब रेखा से इस बारे में पूछा जाता है तो रेखा ये कहती है कि मेरा पति दीक्षित बेहोश है और हो सकता है कि ये कोमा में भी चला गया हो, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत गहरा था। तो चूंकि रेखा के सास ससुर, जो दीक्षित के माता पिता थे, वो अनपढ़ थे, उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो ये सोचते हैं कि शायद बेटी सच बोल रही है और वो उसे हिदायतें देकर, कुछ पैसे देकर और दवा के बारे में पूछकर अपने घर के लिए चले जाते हैं। इधर चूंकि आसपास कोई पड़ोसी का घर भी नहीं था और रेखा ही उस घर में अकेले रहती थी, तो रेखा अपने पति की दिन रात सेवा टहल करने लगती है। अपने पति के सर पर पट्टी रखना, उसके पाँव को पोंछना, गर्म कपड़े से उसकी सिकाई करना, सारे कर्म रेखा बड़े दिलो जान से कर रही होती है। उसकी दिनचर्या ही यही बन चुकी होती है कि अपने पति की सेवा करना। दोस्तों, यहाँ हम आपसे बता दें कि रेखा इस बात को जानती ही नहीं थी कि उसका पति मर चुका है। वो तो बस इसी गफलत में थी, वो तो बस यही सोच रही थी कि उसके पति को जाने कब होश आ जाएगा और उसका पति अभी कोमा में ही है। इस बात को सोचकर रेखा अपने पति की अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी।
वो अपने पति के कपड़े भी बदल दिया करती थी और नीम की गर्म पत्तियों से उसे पोंछ भी दिया करती थी। गर्म पानी का सिकाई भी कर लिया करती थी। कुछ इस तरीके से वक्त गुजरने लगता है। तो जब रेखा अपने पति की इतनी दिलो जान से सेवा टहल करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी रेखा को ये पता ही नहीं था कि उसका पति जो कोमा में नहीं, अब वो मर चुका है। लेकिन अब होता ये है कि 1-2 दिन बाद से ही उस शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दीक्षित तो कब का मर चुका था और डॉक्टरों ने इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया था। लेकिन फिर भी रेखा यही समझती थी कि उसका पति कोमा में है और वो कभी भी उठ सकता है। इसके बाद रेखा अपने पति की बराबर सिकाई और उसे अच्छे कपड़े पहनाना, उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कना, उसके साथ बातचीत करना और उसके पास खाना खाकर उससे चिपट कर सो भी जाया करती थी। दोस्तों, यहाँ होता ये है कि रेखा जब अपने पति के साथ इस तरीके से पेश आ रही थी, तो वहीं पास से ही एक राहगीर गुजर रहा होता है। उसे भी उस घर से बदबू आती है। तो वो उस घर में जाता है और उस घर में पूछता है रेखा से कि मैडम, आपके घर से कुछ मरा हुआ महक रहा है, कुछ बदबू आ रही है, क्या हुआ है? तो वो रेखा बोलती है कि ये मेरे पति हैं और ये सोए हुए हैं। ये मेरे पति हैं और ये सोए हुए हैं और मैं इनकी सेवा टहल देखभाल कर रही हूँ और ये कभी भी उठ सकते हैं, ये कोमा में चले गए हैं। तो वो आदमी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और उस बात को समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि शायद ये महिला सच कह रही है और बात आई गई हो जाती है और वो आदमी अपने रास्ते चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद वो बॉडी धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होनी शुरू हो जाती है और अब उस बॉडी से ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन रेखा का मोह उसके पति के प्रति इतना ज़्यादा था कि रेखा इस बात को समझ ही नहीं रही थी कि उसका पति कोमा में नहीं है, अब वो गुज़र चुका है। रेखा और ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर देती है और अब वो सुबह 4 बजे ही उठकर अपने पति के ऊपर अच्छे खासे परफ्यूम छिड़क कर, पति को अच्छे कपड़े पहनाकर, गर्म नीम की पत्तियों से उसके शरीर पर, उसकी त्वचा पर पोंछकर और उसके साथ रहने लगती है, उससे बातचीत करने लगती है। लेकिन बॉडी फिर भी डिकम्पोज़ हो रही थी और उस शरीर से अब ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो धीरे-धीरे करके उस घर के आस-पास जो दूरी पर घर बने थे, उन्हें भी अब बॉडी की बदबू महक आने लगी थी। अब धीरे-धीरे करके और ज़्यादा बदबू आने लगती है। रेखा उस शरीर पर गंगाजल छिड़कना शुरू कर देती है कि शायद इससे कुछ बात बन जाए। लेकिन दीक्षित तो मर चुका था और धीरे-धीरे करके ये बदबू आने का सिलसिला अब बढ़ता ही जाता है और वक़्त अब 18 महीने का बीत चुका था। इतने में तो एक बॉडी पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी और अब उस शरीर पर मांस नहीं, बल्कि हड्डियाँ दिखाई पड़ रही थीं। दोस्तों, उस समय जब 18 महीने बीत जाते हैं तो उसके बाद कोरोना का काल आ जाता है और ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की कुछ टीम शहर के आसपास के घरों का निरीक्षण कर रही होती है, क्योंकि उन्हें कोरोना के पेशेंट्स की तलाश थी और लोगों को घरों से उठाकर ले जाया जा रहा था और उन लोगों को घरों से उठाकर ले जाया जा रहा था जिन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में जब वो इस घर के पास गुजरते हैं तो इन्हें बहुत बुरी बदबू आनी शुरू हो जाती है और वो तुरंत इस घर को खुलवा कर देखते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टरों की टीम रेखा से पूछती है कि ये क्या है? तो रेखा ये बताती है कि ये मेरे पति हैं और इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अब ये कोमा में हैं और ये बहुत जल्दी उठ जाएंगे। इसके बाद जब डॉक्टर ने उस बॉडी की कंडीशन को देखा तो वो एक बार को हिल गए और कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने वो पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ गल चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर्स की वो टीम जो सर्वे करने के लिए गई थी, वो रेखा से बोलती है कि अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारा ये पति दीक्षित मर चुका है और अब इसे हॉस्पिटल नहीं, शमशान घाट ले जाना पड़ेगा, इसका दाह संस्कार करना पड़ेगा। तुम कैसे इस घर में इतने समय तक अकेले रह गई? और रेखा के पति को जब डॉक्टरों की टीम ले जाने लगती है तो रेखा अपने पति को ले जाने ही नहीं देती है, लड़ने झगड़ने लगती है। तो ऐसे में जब डॉक्टर ये समझते हैं कि रेखा के पति के गुजरने के बाद रेखा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो डॉक्टरों की टीम बहाना बनाती है और वो ये बोलते हैं कि हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं, इसका इलाज कराने की बहुत सख्त ज़रूरत है और बहुत
जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तब रेखा तुरंत अपने पति को बोलती है कि ठीक है, मैं भी यही चाहती थी, और तुरंत रेखा के पति के बॉडी को लेकर डॉक्टरों की वो टीम हॉस्पिटल नहीं, सीधा शमशान घाट जाती है, जहाँ पर रेखा ये समझती है कि इसका पति अब सच में मर चुका है और उस बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है। इतना देखकर रेखा पगला जाती है और चिल्लाने लगती है, भाव विभोर हो जाती है और अपने बाल नोचना शुरू कर देती है। जब रेखा के पति का दाह संस्कार उस घाट पर हो रहा था, तो रेखा एक बेचैन सी हो गई थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर जाए, वहां से हटे। तो उसके बाद जब डॉक्टरों की उस टीम ने देखा कि रेखा अब पागल हो चुकी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो डॉक्टरों की वो टीम रेखा को सीधा मेंटल हॉस्पिटल यानी पागल खाने भेज देती है। और तो उसके बाद वो डॉक्टरों की वो टीम जो होती है वो रेखा को मेंटल हॉस्पिटल यानी पागल खाने भेज देती है, और वहाँ रेखा आज भी है, और वहाँ पर रेखा का इलाज शुरू हो जाता है। रेखा पागल खाने में आज भी अपने पति की यादों के साथ इसी गलतफहमी में जी रही है कि कभी न कभी उसका पति जो कोमा में है वो उठकर वापस आ जाएगा और अपने पति से वो मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है जो कानपुर के पास घटी थी, कानपुर के रावतपुर इलाके में घटी थी। और आप क्या कहना चाहेंगे रेखा के इस त्याग, इस अनूठे प्रेम के प्रति? मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप इस प्यार को देखकर, आप रेखा के इस पति के प्रति इतने अद्भुत समर्पण को देखकर भाव विभोर हो गए होंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर मैं शीघ्र मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।